टाटाज, वाडियाज, ससून ये इंडिया की कुछ सबसे अमीर और वेल्दी फैमिलीज में से एक है और इनकी वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। और ये वो इंडस्ट्री थी जहां पर इन्होंने अपना पहला बड़ा पैसा बनाया और ये हुआ था मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। 1990s तक मुंबई में 130 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स थी जहां पर लाखों लोग काम करते थे। और ये वो जमाना था जब मुंबई की इकोनॉमी फाइनेंस या सर्विस के ऊपर बेस्ड नहीं थी, बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ही मुंबई को बड़ा बनाया था। लेकिन आज मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कोई मिल्स बची नहीं है। सारी पुरानी मिल्स जो 100 साल से ज्यादा रन हुई वो बंद हो चुकी है और उनकी जगह पर मेगा स्काईस्क्रेपर्स, मॉल्स, इन जैसी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। लाखों लोग जो इन मिल्स के अंदर काम करते थे वो गरीबी में ढकेल दिए गए हैं। और ये मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स कैसे हुई, क्या इसके पीछे की पूरी स्टोरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहली थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री उभरी कहां से। मुंबई ऑब्वियसली एक पोर्ट लोकेशन था, समुद्र का एक्सेस था और ब्रिटिश ने इसे एक ट्रेडिंग हब बनाया। कपड़ा बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटिश आइल्स में से बनकर हमारे देश के अंदर इंपोर्ट होता था, लेकिन उसके लिए जो कॉटन है वो हमारे देश में उगाकर वहां पर बेचा जाता था, वो भी सस्ती कीमतों पर। और उस समय पर मुंबई के सदर्न एरिया के अंदर बोरी बंदर, जो आज का फोर्ट एरिया के पास वाले एरिया आता है, डॉक्स वाले एरिया आता है, वहां से कॉटन को बाहर बेचा जाता था। ये ट्रेड बहुत बड़ा था, ये पे हजारों लोग काम करते थे और कुछ वहां पे वेल्दी इंडिविजुअल्स ने सोचा कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर अगर हम कॉटन बेच के पैसा कमा सकते हैं तो टेक्सटाइल बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसी के अंतर्गत साल 1854 में कोवसजी नानाबाई दवर, इन्होंने मुंबई के तारदेव में पहली टेक्सटाइल मिल ओपन की जिसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। तारदेव आज वन ऑफ द प्राइमेस्ट एरिया में से है मुंबई के, लेकिन उस समय पर एक एम्प्टी एरिया था जहां पर फैक्ट्री सेटअप की गई। इन्होंने 6,500 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय किया, जहां पर मेन और वुमेन का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम था और यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल बनता था। जब ये बिजनेस बूम होने लगा तब कई लोगों को समझ में आया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ग्रोइंग हब बनेगी मुंबई में। और इसी के बाद में टाटास, पेटेट्स, वाडियास, करीम बॉयज, ससून्स, कॉटन्स, ग्रीव्स, इन कंपनीज ने मुंबई के अंदर अपने अपने मिल्स बनाना शुरू किए। मेनली ये मिल्स मुंबई के सदर्न एरियाज या मिड टू सदर्न एरियाज में थे, जहां पर तारदेव, भाईकला, मसगांव, रे रोड, लालबाग और मेनली गिरगांव के अंदर ये मिल्स बनी थी। मिल को मराठी में गिरणी कहते हैं और गिरनी जिस एरिया में थे उसका नाम पड़ गया गिरगांव। आज यहाँ पे ज्यादा मिल्स है नहीं, लेकिन फिर भी नाम इसका गिरगांव ही है। ये सब चीजें 1970s तक बहुत अच्छे से चली। आप जानते हो कि ये जमाना था लाइसेंस राज का, इसकी वजह से हमारे देश में यूनियंस होना बहुत कॉमन बात थी और जो मुंबई की मिल्स थी उनको कंट्रोल किया जाता था राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के द्वारा, जो कि एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन थी। लेकिन 1982 तक एक नया चेहरा उभर कर आया मुंबई की मिल स्पेस में, जिनका नाम था दत्ता संमत। ये वर्कर राइट्स के लिए लड़ते थे और इन्होंने पहले एक सक्सेसफुल चीज करके बताई थी, जो थी वेज इंक्रीज करवाया था प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स में। और ये चाहते थे कि मिल, जो मुंबई की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर भी ऐसा कुछ कर बताया। वैसे कई रिपोर्ट्स को माने तो दत्ता संपत ये चीजें मल्टीपल चीजों की वजह से करते थे। ऑब्वियसली रिकग्निशन, पॉलिटिकल सीन के अंदर अपना नाम बड़ा करना, ये चीजें भी इन्वॉल्व होती थी ऐसी कोई अचीवमेंट पाने की वजह से। ये चीजों को देखते हुए इन्होंने डिमांड्स कुछ शुरू की वर्कर्स राइट्स से रिलेटेड, जो कि 1982 तक पीक पर पहुंचना शुरू हुई। और फाइनली साल 1982 में इन्होंने 2,40,000 मिल वर्कर्स के साथ में मिलकर आज तक की मुंबई की सबसे बड़ी स्ट्राइक की शुरुआत की, जो कि 1 साल से ज्यादा या टोटल 18 महीनों तक चली। डिमांड्स क्या थे इस यूनियन के, वो समझ लेते हैं। शुरुआत वैसे हुई कुछ बोनसेस के साथ कि उनको समय समय पर ज्यादा बोनस दिया जाए, लेकिन बाद में डिमांड्स बढ़ती गई। वेज जो पर मंथ 120 रुपए था उसे 195 रुपीज पर मंथ करने की डिमांड की गई। साथ साथ जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं उन्हें 240 डेज के एग्रीगेटेड काम के बाद में परमानेंट कर दिया जाए, ये डिमांड की थी। हाउस रेंट अलाउंस 52 रुपीज पर मंथ कर दिया जाए, लीव ट्रैवल अलाउंस 42 रुपीज पर मंथ कर दिया जाए, ये चीजें कही गई थी। साथ साथ एजुकेशनल अलाउंस 30 रुपए पर मंथ का उनको दिया जाए। इसके अलावा प्रिविलेज लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, पेड हॉलीडेज, इन जैसे डिमांड्स की गई। अब ये सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक बहुत बड़ी डिमांड जो की गई थी उस समय पर वो ये थी कि जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है इसको रिकॉग्नाइज करना गवर्नमेंट और जो मिल ओनर्स है वो बंद कर दे।
दोस्तों दत्ता संबंध जो थे वो इस मिल यूनियन के साथ में मिलकर स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, इंडिविजुअली उन्होंने लोगों को तैयार किया था स्ट्राइक करने के लिए। और बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो जो पावर थी आरएमएमएस के अंदर वो कंपैरेटिवली नीचे गिराने की ये कोशिश थी, जहां पर दत्ता संबंध अपना एक साइड में चीज खड़ा करना चाहते थे। और ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी दिक्कत थी लोगों के लिए। जब स्ट्राइक चल रही थी उस समय पर मुंबई के अंदर ऑब्वियसली कपड़ा बन नहीं रहा था, इंडस्ट्री ये कोलैप्स होना शुरू हो गई थी। और जो स्ट्राइक्स चल रही थी उसमें मल्टीपल टाइम आप कह सकते हो थ्रेटन किया गया था वर्कर्स के द्वारा कि वो मशीनरी तोड़ देंगे, मिल्स को नुकसान करेंगे, वायलेंट चीजें होने के लिए जा रही थी, लेकिन ऐसा ज्यादा हुआ नहीं। और ये चीजें 18 महीनों तक चली, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं थी। जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जुडिशरी थी, ब्यूरोक्रेसी थी, इन्होंने मिलकर आरएमएमएस जो पहले वाली यूनियन बॉडी थी उनके साथ में मिलकर स्ट्राइक को क्रश किया और वर्कर्स के डिमांड्स कुछ माने नहीं गए। लेकिन इसके बाद में शुरू हुआ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेज जो कि मुंबई के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म करना शुरू कर रहा था। पहली बात यह कि 1982-1983 स्ट्राइक्स के फेलियर के बाद में 91,251 मिल वर्कर्स को डायरेक्टली काम से निकाल दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया। और नेशनल लेवल पे इसके इंप्लीकेशंस गए क्योंकि दूसरे इंडस्ट्रीज को भी ये थ्रेटन कर रहा था इस तरीके के स्ट्राइक्स की वजह से। इसके अलावा बॉम्बे में जो मजदूर उस समय पर मिल्स में काम करते थे उनकी हालत इन स्ट्राइक्स के बाद में खराब होने लगी। ऑब्वियसली मिल ओनर्स को, जो लोगों को मिल से फायदा होता था, वो लोग गुस्सा थे। तो ऑनेस्टली कही तो मिल वर्कर्स को स्लेव्स की तरह ट्रीट करना लोगों ने शुरू कर दिया। छोटी मोटी भी इशू होने की वजह से उनके ऊपर भारी फाइन्स लगाए जाते, उनसे लीगली साइन करवाया गया था कि उन्होंने जिस स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट किया था वो लीगल है और आगे चलकर वो कोई ऐसे स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनको जो बेनिफिट्स और बोनसेस मिलते थे पहले उससे भी कम उनको मिलते थे, और जो स्ट्राइक के दौरान उनके पेंडिंग वेजेस थे वो भी मिल ओनर्स ने मजदूरों को नहीं दिए, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी में जाना शुरू हुए। और ये होते होते जो मिल ओनर स्ट्राइक के दौरान अपना प्रॉफिट बचाना चाहते थे उन्होंने मुंबई के पास में ही भिवंडी नाम के शहर में अपने मिल्स को शिफ्ट करना वैसे भी शुरू कर दिया था। और उनको जरूरत भी नहीं थी मुंबई के मिल्स की, तो वहां के वर्कर्स की भी जरूरत नहीं थी। और भिवंडी के अंदर एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई जो आज भी बहुत बड़ी है। और इनफैक्ट इस इंडस्ट्री ने कुछ दूसरी चीजें कराई जिसकी वजह से भिवंडी आज देश का लॉजिस्टिक्स कैपिटल है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल हुआ ये कि मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थ्रेटन किया गया था और मजदूरों को इसका नुकसान झेलना पड़ा बिना किसी सक्सेस के। एट द सेम टाइम जो मिस्टर दत्ता संबंध थे उनके पावर को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जगहों पर कोशिशें शुरू हुई। उनके लिंक्स थे कांग्रेस के साथ में, और डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी को खुद ये डर था कि एक ऐसे पर्सन का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस, किसी शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को 18 महीने बंद करने का इन्फ्लुएंस उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस या कहीं तो एटलीस्ट उस एरिया में पावर को थ्रेटन कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने एनिमीज बनाना भी शुरू कर दिए। ये ना सिर्फ कांग्रेस के साथ था, लेकिन कई सारी चीजों के अंदर दिक्कतें आ रही थी और वो बहुत पॉपुलर बन रहे थे कई सारे मजदूर यूनियंस के अंदर। लेकिन इन्हीं किसी रीजंस की वजह से मिड 1990s में दत्ता संपत का मुंबई में दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद में जो स्ट्राइक वाली बात है वो लोग ज्यादा भूलना शुरू कर दिए। मुंबई के अंदर सर्विस इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद में जो चीजें हुई वो मुंबई की इकोनॉमी में तो रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन इसके बाद में भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है कि कैसे मुंबई आज का शेप हुआ। मुंबई के मिल्स के पास में बहुत बड़ी जमीनें थी और ये जमीनें बन गई थी प्राइम लैंड, क्योंकि ज्यादातर ये 100 साल पुरानी एरियाज थे। तारदेव, गिरगांव, लोअर परेल, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट एरियाज थे और बेसिकली सरप्लस लैंड ये था। अब मिल ओनर्स वैसे भी प्रोडक्शन गुजरात में या भिवंडी में शिफ्ट कर चुके थे या दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर चुके थे, तो वो जमीनें खाली पड़ी थी, मिल्स सड़ रही थी, तो उन्होंने जमीनें बेचने के लिए कोशिशें शुरू कर दी रियल एस्टेट डेवलपर्स को, क्योंकि उस जमाने में रियल एस्टेट की डिमांड भी बढ़ना शुरू हुई थी। लेकिन ये डायरेक्टली हो नहीं सकता था क्योंकि मिल ओनर्स के बहुत ज्यादा ड्यूज देने बचे थे यूनियंस को, और वो चीजें होने के बिना डायरेक्टली बेचा नहीं जा सकता था। स्ट्रगल शुरू हुआ यूनियंस के बीच में, वर्कर्स के बीच में और फिर से मिल्स के बीच में, या फिर कहे तो इस जमाने में मिल ओनर्स के बीच में, जहां पर मिल ओनर्स इनको बेचना चाहते थे जबकि वर्कर्स अपने चीजों का हक मांग रहे थे। इसी के बीच 1991 में महाराष्ट्र स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस DCR, जो कि मिल ओनर्स को परमिट करता था अपने मिल्स के कुछ पार्ट्स रियल एस्टेट के लिए बेचने के लिए, और बेसिकली जो पैसा उनको उसकी वजह से मिलेगा वो मजदूरों के बेटरमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मिल ने या कहे तो मैक्सिमम मिल्स ने इसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। 1991 के प्रोविजंस के बाद में बेसिकली कई बार ऐसा हुआ कि जमीनें तो बेच दी गई लेकिन वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इनका एक एग्जांपल अगर कहे तो फिनिक्स मिल, अगर आप मुंबई के आज कमला मिल्स एरिया को जानते हो तो वहां पर बहुत बड़ा मॉल है, 5 स्टार होटल है, और अगर आप कहे तो इंडिया का और मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस मॉल इस लोकेशन पर बना है। जब मॉल बनना था या बेचनी थी जमीन तो कहा गया था कि मजदूरों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कुछ फैसिलिटीज बनेगी, ड्यूज पे किया जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लग्जूरियस एरिया ये बन चुका है। सिमिलर चीज कई सारे मिल्स के अंदर हुई। साल 2001 में एक DCR परमिट कर दिया गया जहां पर जो मिल ओनर्स है वो अपनी पूरी की पूरी जमीन चाहिए वैसे बेच सकते थे। यहाँ पर वर्कर्स का पार्ट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा था और ये एक फाइनल रास्ता था इवेंचुअल क्लोजर के लिए सारे के सारे टेक्सटाइल मिल्स का। अगर आज आप मुंबई के सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर भरे हुए एरियाज
एरियाज को देखें, साउथ मुंबई में वर्ली वगैरह के लोअर परेल के एरियाज को, तो ये सारे के सारे मिल वाले एरियाज हुआ करते थे। अगर आप मुंबई में रहते हो तो कई एरियाज को आज भी इन मिल्स के नाम से जाना जाता है, फिनिक्स मिल्स, सेंचुरी मिल्स, टाटा मिल्स, और इन मिल्स के नाम से ही जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन जो ये लाखों लोगों को एम्प्लॉय करने वाली इंडस्ट्री थी, ये धीरे धीरे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस के अंदर बदल गई और वर्कर्स के पास में काम करने के लिए ऑप्शन नहीं था। कई सारे मिल वर्कर्स दूसरे छोटे प्रोफाइल जॉब्स में चले गए, कईयों ने शहर छोड़ दिया, कई वापस गांव भी चले गए। कुछ लोग छूटे जिनकी सेकंड जनरेशन दूसरे बिजनेसेस या वर्क में लगी, लेकिन ओवरऑल नुकसान ज्यादा जो सबसे यहाँ पे हुआ वो था वर्कर्स का ही। मिल ओनर्स ने जो जमीनें थी वो बहुत ज्यादा महंगी कीमतों पे बेची, तो जो भी लॉसेस उन्हें हुए थे स्ट्राइक्स के दौरान वो नेग्लिजिबल थे, और वैसे भी उन्होंने फैक्ट्री कहीं और सेटअप कर ली थी सारे बड़े लोगों ने। इसके अलावा जिन लोगों को यहाँ पे से पॉलिटिकल गेन लेना था वो ले चुके थे। रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्राइम लोकेशन पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए जमीनें मिल गई और वर्कर्स को इसकी तकलीफें हुई। पीक 1980 में मुंबई की मिल इंडस्ट्री में 3 लाख लोग एम्प्लॉय थे, और अगर आप 1980s 1990s का सिनेमा देखोगे तो उस जमाने में मुंबई के इन मिल्स के अंदर काम करने वाली कंडीशंस के ऊपर बहुत पिक्चरें बनी है। एक और फन फैक्ट, अगर आपने स्कैम 1992 मूवी देखी है जहां पर हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए यूनियन लीडर से मिलने की कोशिश करता है, तो साटम नाम से किसी पर्सन को दिखाया गया है जो कि इंटरनल खबरें देता है। अब ये लूजली इंस्पायर्ड रोल है, डायरेक्टली यहाँ पर रोल नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि ये रोल दत्ता संबंध से ही इंस्पायर्ड था। आप लोग क्या लगता है, क्या मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन स्ट्राइक्स के बिना आज भी ग्रो होती थी, या कुछ ऐसी चीज हुई जिसने पेव किया मुंबई को फाइनेंस एंड सर्विस इंडस्ट्री की तरफ? कमेंट्स मुझे जरूर बताना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।